तो साथ नहीं दे रहा, दो दो बार आज डिस्कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो इटली यूनिफाइड लाइक जर्मनी, इटली हैड टू लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मतलब कह रहा है जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मतलब राजनीतिक बिखराव जिसको हम कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन आप पढ़ते हो, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में, तो इटली भी ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ था, एक लंबा उसका हिस्ट्री है। इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक्स states as well as the multinational हैब्सबर्ग एम्पायर। तो इटली उस समय बहुत से डायनेस्टीज में बटा हुआ था, स्कैटर्ड। वॉइस क्लियर बेटा? लाइट वो वॉइस क्या आज देख रहे हो नेटवर्क नहीं सही अरे तो रहा। बता रहा हूँ ना। हेलो, ओके। तो आज 3 टाइम्स ऐसा हुआ है, 3 टाइम्स आज डिस्कनेक्ट हो चुका है अभी तक। पता नहीं क्यों आज नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ ऐसा। ओके, तो बात हो रही थी इटली यूनिफाइड की, इटली यूनिफिकेशन की। तो बात की मतलब जैसे कि जर्मनी की तरह इसका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है इटली का अच्छा नहीं था। वो पूरा इटली अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डायनेस्टीज में बटा हुआ था उस समय, एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। मिडिल ऑफ द 19 मतलब मध्य 19th सेंचुरी के दौरान इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। कितने स्टेट में? 7, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिना पैडमोंट, वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। जबकि उसमें से केवल एक जो है, सार्डिना पैडमोंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस, मतलब इटली के प्रिंसली हाउस मतलब राजसी परिवार के द्वारा रूल हो रहा था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। इटली का नॉर्थ पार्ट जो था, नॉर्थ स्टेट जो था, वो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत में था, उनके कंट्रोल में। सेंट्रल वाज रूल्ड बाय पोप एंड सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। सेंट्रल में पोप लोग थे, मतलब क्रिश्चियन, और सदर्न पार्ट्स जो है बॉर्बन किंग्स स्पेन के अंडर में था। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. उसमें जितने स्टेट्स थे वो इटालियन लैंग्वेज भी कॉमन नहीं था सब जगह, सब में अलग अलग अपना रीजनल मतलब क्षेत्रीय वेरिएशन था, क्षेत्रीय लोकल भाषाएं थीं। ड्यूरिंग द 1830, अब इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, गुस्सिपी मैजनी had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic। 1830 के दौरान गुस्सिपी मैजनी ने एक तरह से sought to put together a coherent program, मतलब कि इटालियन रिपब्लिक, इटालियन गणराज्य को एक करने के लिए, मतलब यूनिफिकेशन के लिए एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम एक साथ मतलब योजना बनाया उसने। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है गुस्सिपी मैजनी के बारे में। उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसे यंग इटली फॉर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हिज गोल, डिसिमिनेशन ऑफ हिज गोल, अपने गोल को, अपने एम को पूरा करने के लिए। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831, फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग मतलब कि जो क्रांतिकारी कदम बढ़ रहे थे वो उसके असफलता होने से बोथ इन 1831 एंड 1848
ये 2 ईयर की बात है, एक तो 31 में और दूसरा 48 में। मीन्ट दैट द mantle now fell on Sardina Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II। क्या था? मीन्ट दैट mantle now fell on Sardina Piedmont, मतलब जो इटालियन के प्रिंसली स्टेट के द्वारा इटालियन का जो स्टेट रूल हो रहा था सार्डिना पैडमोंट में, इट्स रूलर किंग कौन था उसका रूलर? विक्टर इमैनुअल सेकेंड, टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वार। किसके थ्रू? वार के थ्रू, मतलब युद्ध के थ्रू जो है पूरे इटली को एकीकरण का प्रयास चल रहा था, किया। In the eyes of the ruling elites of this reign, a unified Italy offered them the possibility of economic developments and political dominance। कह रहा है in the eye of the ruling elites, जो elites का मतलब पैनल होता है, जो रूलिंग पैनल था एक तरह से शासक वर्ग के लोग थे, उनके माइंड में, उनके सोच में, उनके या उनके अनुसार यूनिफाइड इटली, हेलो, तो इटली का जो यूनिफिकेशन था, ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनियंस, पॉलिटिकल प्रभावित, मतलब प्रभुत्व जिसको कहते हैं वो मिलेगा इससे। इनका सोच था इस तरह से, जो इटली के रूलर्स थे, मतलब वहाँ के सार्डिनिया पाइडमोंट के, इन लोगों की ये सोच थी कि अगर इटली यूनिफाइड होगा तो इससे हम लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ग्रोथ मिलेगा। अगले पैराग्राफ पे 1 मिनट पेज देख रहे हैं, अगर पहुंच जाए तो ठीक है। पेज नंबर ये वाला आपका जाएगा, आ जाओ भाई। हाँ, सिर्फ फोटो क्लियर नहीं है लेकिन ये तो लगा दिया इसलिए जिससे कि आप लोग भी उसको जाने कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है और अपने बुक में अच्छे से देखें। अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर भी द चीफ मिनिस्टर्स। अभी देखिए वहाँ का भी चीफ मिनिस्टर बात हुई थी, पोर्चिया का चीफ मिनिस्टर ओटोमान बिस्मार्क, और यहाँ इटली का चीफ मिनिस्टर कैवर, हु लेड द मूवमेंट यूनिफाई द रेन ऑफ इटली। यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था इटली के यूनिफाई को करने के लिए, मतलब इटली के यूनिफिकेशन, एकीकरण का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर कैवर वाज नाइदर अ रिवोल्यूशन नारा डेमोक्रेट। वो ना तो क्रांतिकारी था ना ही डेमोक्रेट था। लाइक मेनी अदर, हेलो, बेटा आवाज न आए, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो उस चीज को, और ध्यान से सुनिए। तो वाज नाइदर रिवोल्यूशनरी नारा डेमोक्रेट, ना वो तो क्रांतिकारी था ना ही डेमोक्रेट था। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलीट। कह रहा लाइक मेनी अदर, बहुत से दूसरे धनी और शिक्षित वर्ग इटालियन एलीट के, इटालियन ग्रुप की तरह, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। इटली की अपेक्षा वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोल सकता था या बोलता था। थ्रू a tactful diplomatic alliance with France engineered by केवर, और इस तरह से फ्रांस के साथ वो टैक्टफुल डिप्लोमेटिक का मतलब एक तरह से कि दोहरी मतलब पॉलिसी जिसको कहते हैं हम, राजनीतिक पॉलिसी। हाँ, कूटनीति भी, यस, कूटनीति भी हिंदी में उसका है। तो फ्रांस इंजीनियर्ड बाय केवर, कैवर मतलब जो वहाँ उसका चीफ मिनिस्टर था, उसने उसको इंजीनियर या आर्किटेक्ट कह सकते हैं,
Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। और इस तरह से सार्डिनिया पेडमोंट जो है ऑस्ट्रिया को 1859 में उसकी सेना को हराने में सफल हुआ। मतलब इसके किसके, कैवर के कूटनीतिक प्रयासों से और फ्रांस के समर्थन से इटली का मेन नॉर्दर्न स्टेट था सार्डिनिया, जहां पे इटली प्रिंस थे, ये लोग सफल हुए ऑस्ट्रिया को जीतने में या ऑस्ट्रिया को हराने में, क्योंकि एक पार्ट यहाँ का ऑस्ट्रिया के अंदर में था। अगला है अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe the Garibaldi joined the fray। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, एक रेगुलर सैन्य कार्रवाई जो चलती रही, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, इस तरह से काफ़ी संख्या में जो है सैन्य जो वॉलंटियर्स थे वो जुड़ते गए अंडर द लीडरशिप ऑफ गुस्पी द गैरिबलाडी के एंड ज्वाइन द फ्रे इन 1860। दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट्स ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश। कह रहा है साउथ में बताया ना बारबन डायनेस्टी स्पेनिश का कब्जा था, तो यहाँ पे उन लोगों ने सफलतापूर्वक मार्च पास करके मतलब विजय किया, किसके मदद से, पीजेंट के, और स्पेनिश को आउट करने में सफल रहे वहाँ के रूलर को। इन 1861 विक्टर एमेनुअल सेकेंड जो सार्डिनिया पाइडमोंट का किंग था वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और उसको जो है एक यूनिफिकेशन जब इटली का हो गया, जो सभी स्टेट 7 स्टेट उसके इधर उधर बटे हुए थे सब एक हो गए और उसका एक पूरे यूनाइटेड इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। किसको, विक्टर इमैनुअल सेकेंड को। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन among whom rates of illiteracy were very high। कह रहा है जो इटालियन पॉपुलेशन थी उन सब में फिलहाल अशिक्षित वर्ग की दर बहुत ज़्यादा था। रिमेन्ड द ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। क्या थे सब लोग ज़्यादातर उसमें, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो था, अर्थात एक फ्रीडम मतलब फ्री, जो लोग आज़ाद हों, और एक नेशनलिस्ट की भावना जो आइडियोलॉजी थी, उससे लोग ज़्यादातर अनअवेयर थे, मतलब अनजान थे। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड द गैरिबलाडी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। किसान लोग जो गैरिबलाडी का हेल्प किए थे सदन में स्पेनिश को हटाने में, वो कभी नहीं सुने थे इटालिया, एंड बिलीव्ड दैट ला टैलिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। बिलीव दैट ला टैलिया कह रहा है कि वाज विक्टर्स, क्या थी वो, विक्टर इमैनुअल जो वहाँ के सम्राट थे उनकी पत्नी थी। तो इस तरह से देखा कि इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ, वहाँ भी नेशनलिज्म हुआ, मतलब जो अलग अलग स्टेट थे। जैसे हम लोग अगर कौन सी, द पीजेंट, मतलब इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, मतलब जैसे कह रहा है कि जो वहाँ के किसान थे सदर्न स्टेट के, जो बारबोन डायनेस्टी के अंडर में था, जिन लोगों ने गैरिबलाडी का हेल्प किया और उसको रिमूव कराने में, उसको भगाने में मदद की, वो लोग कभी इटालिया के बारे में नहीं सुने थे। इटालिया मतलब क्या चीज़ होता है,
एंड बिलीव्ड दैट ला टैलिया, मतलब ला टैली में भी बिलीव करते थे, विश्वास, जो कि उसकी पत्नी थी एक तरह से विक्टर इमैनुअल्स की। मतलब इटालिया जो है एक तरह से कि संपूर्ण इटली की बात है, समझे ना। यहाँ पे देखिए आपका मैप दिया गया है, इटालियन स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन। जब यूनिफिकेशन इटली का नहीं हुआ था उसके पहले अलग अलग पार्ट में इटली का क्षेत्र बटा हुआ था और अलग अलग के अंडर में था। और ये है बगल वाला इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, पूरा एक जो ब्लू ब्लैक ब्लूइश कलर यहाँ पे या इंडिगो कलर में दिख रहा है, ये पूरा इटली साम्राज्य है। तो हम बात करने जा रहे थे जैसे इन आवर कंट्री, हमारा जब देश गुलाम था, ब्रिटिश के अंदर में था, तो भी हम पूरा एक नेशनलिस्ट की बात नहीं थी, पूरा एक इंडिया हम नहीं कह सकते, चूँकि अलग अलग डायनेस्टी थी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे, नवाब थे, सब स्वतंत्र थे। और जब आज़ादी मिली हमको, उस समय भी हम पूरा एक इंडिया यूनिफिकेशन नहीं था। ये तो हमारे लीडर्स के प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से यूनिफिकेशन हुआ, जब 562 जो है रियासतें, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट्स जो कहते हैं, ये यूनिफिकेशन हुआ, एक हुआ, एक भारत संघ बना। तो ऐसे ही यूरोप में से बहुत पहले हो गया था, लगभग 100 साल पहले, 19 सेंचुरी, और हम लोग तो 20 सेंचुरी जा करके लास्ट 20 सेंचुरी में हम लोग इस तरह से हुए हैं। तो वहीं से सीखा एक तरह से। अगला पॉइंट है हम लोगों का, द स्ट्रेंज केस इन ब्रिटेन। तो इटली का तो ये था, जर्मन का आपने देखा, ब्रिटेन में और विचित्र इससे कुछ और अलग था। उधर आपने ग्रीस का देखा यूनिफिकेशन, ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का। तो ये जो लीडर्स हैं, जो डेट्स हैं, इस पे अंडरलाइन किए हुए हैं, आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा बुक में, और कॉपी में नोट्स में लिखिएगा। और नोट्स, समरी नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्लस आपके जितने स्मॉल क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तो बनने का बहुत बनेगा, जितनी बुक आप अलग अलग तरह से लेंगे उसमें अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितनी हेल्पिंग बुक लेंगे। तो उस जितना हमने 17-18 पेज का दिया है, इसको आप पढ़िए, समझिए, और ज़्यादातर उसमें से आप नोट्स में करिए, जिससे आपके एग्जाम बोर्ड तक हेल्प करे। और अच्छे से जब आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इससे बनेगा, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए समझते चलिए, ध्यान से पढ़िए, जो बातें बताई जाए उसको अच्छे से करिए, और वीडियो भी दोबारा आप उसको देखिए, जिससे कि क्लास में इस समय अगर कोई बातें नहीं समझ में आ रही तो आपको आराम से वो चीज़ समझ सकते हो। तो यहाँ पे है, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में भी कुछ विद्वान लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया नेशन के लिए, नेशन स्टेट के लिए। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, अभी तो 16 लोग दिख रहे हैं, कितने लोग आए थे भाई, संख्या वही रह गई है कल की वाली, 17-18 यही। जबकि आपका ये फर्स्ट पीरियड है, टाइम भी आपके पास समय से उठ जाए, मोबाइल नेट सब कुछ लगभग सही से रहता है। हाँ चलिए, फोटो आपको दे रहा हूँ। ओके ये पेज पढ़ाने जा रहे हैं। was not the result of a sudden upheaval or revolution। अभी भी जुकाम हुआ था जो है ना, कफ जो है, was not a result, कह रहा है कि इन
द ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, मतलब ब्रिटेन में नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है ये सडन अपहील और रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं रहा है कि एकाएक जो है या क्रांति का। इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, यहाँ पर भी एक लंबा प्रोसेस हुआ है इसके यूनिफिकेशन के लिए। देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक या वहाँ में जो भी वहाँ, हाँ वो कह रहा है ना प्रायर टू द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी तक या उसके पहले तक वहाँ पर भी कोई एक नेशन नहीं था, एक संयुक्त मतलब एक राष्ट्र नेशनलिज्म की बात नहीं थी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपुल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश isles were ethnic ones। क्या है कि द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपुल, लोगों की जो एक प्राथमिक पहचान होती वहाँ पे जो वहाँ के निवासी थे, द ब्रिटिश isles वर एथनिक वंस। एथनिक मीन्स है रिलेट टू द कॉमन रेशियल ट्राइबल, मतलब वहाँ के जो मेन आम वर्ण के लोग हैं, जाति, कल्चर, वर्जिन। रुक क्लास लेने पे चलते डॉक्टर के यहाँ। कोई पेन किलर नहीं है तब तक। चलिए अच्छा यही पैराग्राफ, हाँ वो ओके। सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। तो इंग्लिश भी जो ब्रिटेन भी है, यह इंग्लिश बेल्स मतलब कंट्रीज है, स्कॉटलैंड है और आयरिश मतलब आयरलैंड, इसमें जो है डिवाइड था। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड दियर ऑन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ये जितने भी एथनिक ग्रुप थे, जितने मतलब अलग अलग इनका देखिए, स्कॉटिश जो थे उनका अपना कल्चर है, उनका रेशियल्स अपना, आयरिश का अलग था, बेल्स का अलग था। तो इस तरह से सबका अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, कल्चरल डिफरेंट था सबका। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, कह रहा है लेकिन इंग्लिश नेशन स्टीडली जो है धीरे धीरे क्या हो गया, धनी मतलब होता गया, इम्पोर्टेंस एंड पावर, उनका महत्व भी बढ़ता गया, पावर शक्ति भी बढ़ती गई। जो बेल्स स्कॉटिश मतलब ये बेल्स थे, इंग्लिश बेल्स के लोग, द इंग्लिश पार्लियामेंट नहीं, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। ये जो है अपने प्रभाव को आइलैंड के उस महाद्वीप मतलब द्वीप के दूसरे भी राष्ट्रों के ऊपर अपने प्रभाव को जमाना शुरू किया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच had seized power from the monarchy in 1688। इंग्लिश की संसद जिसने मोनार्कियल पावर को सीज कर दिया था, सीमित कर दिया था 1688 में, एट द एंड ऑफ ए प्रोटो द प्रोट्रैक्टेड conflict was the instrument through which a nation state with England and its center in 1688 at the end of a protracted conflict, मतलब जो इनके बीच में मतलब वहाँ के मोनार्की और मेंबर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, विद्रोह, उसके अंत में या उसके समाप्त होने से was the instruments through which a nation state with England and its center, इंग्लैंड और उसके सेंटर केंद्र के साथ एक नेशन स्टेट का इंस्ट्रूमेंट थ्रू। हेलो,
वाज द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक तरह से एक टूल का काम किया, एक औजार हथियार का, थ्रू विच, जिससे एक नेशन स्टेट की भावना वहां पर हुई। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन, ये आता है कभी कभी क्वेश्चन में भी। तो 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या हुआ था इसके तहत 17, तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाए थे मिलकर के, इसके तहत संधि के तहत। मीन्ट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और इसमें एक तरह से जो संधि में हुई तो इसमें इंग्लैंड जो है डोमिनेंस की रूप में हुआ कि वो अपने प्रभाव को स्कॉटलैंड पर थोप सकता है। The British Parliament was henceforth dominated by its English member। और ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by the, किसके द्वारा, इंग्लिश मेंबर मतलब अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज सदस्य में वहाँ पार्लियामेंट में प्रभाव था इन लोगों का। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। और इस तरह से ब्रिटिश आइडेंटिटी का जो ग्रोथ मतलब ब्रिटिश पावर और उनका कल्चर, उनकी पहचान जो बढ़ रही थी, और स्कॉटलैंड का जो कल्चर था वहाँ की पहचान धीरे धीरे क्या हो रही थी, सुप्रेस मतलब उसका दमन हो रहा था और अप्रभावी जिसको हम कह सकते हैं। तो डोमिनेंस उस पर ब्रिटिश का हो रहा था। द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश द हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन whenever they attempt to assert their independence। कैथोलिक क्लांस मतलब वहाँ चर्च में अलग अलग दो, आप जान रहे हो, दो तीन क्लांस होते हैं। तो कैथोलिक ग्रुप के लोग जो थे, जो कैथोलिक वर्ग के थे, क्रिश्चियन, इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड, जो स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी थे, मूल वहाँ के रहने वाले, सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, वो काफ़ी एक तरह से उनके साथ उनका दमन हो रहा था, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। दे अटेम्प्ट टू असर्ट दियर इंडिपेंडेंस, जो अपनी आज़ादी के लिए एक तरह से प्रयास कर रहे थे। द स्कॉटिश हाईलैंड वर फॉरबिडन टू स्पीक दियर गैलिक लैंग्वेज, और जो वहाँ के लोग थे उनको अपनी भाषा बोलने के लिए एक तरह से मना किया जाता था। वर दियर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ दियर होमलैंड, और उनका जो ड्रेस था, पोशाक, को भी पहनने के लिए मना किया जाता था, और ज़्यादातर लोग जो है वहाँ से फोर्सली या ज़बरदस्ती भगा दिए गए या भागने पर मजबूर हुए। तो ये तो था स्कॉट का। दूसरा आयरलैंड, आयरलैंड सफर अ सिमिलर फेट, ऐसे ही आयरलैंड भी सफ़र कर रहा था। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये भी क्रिश्चियन के दो ग्रुप है, एक कैथोलिक दूसरा प्रोटेस्टेंट। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट, इंग्लिश लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का हेल्प कर रहे थे। ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश दियर डोमिनेंस, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री, जबकि ज़्यादातर लोग कौन थे उसमें, कैथोलिक लोग थे। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सुप्रेस, और इस तरह से कैथोलिक लोगों ने ब्रिटिश प्रभाविता के डोमिनेंस के अगेंस्ट जब रिवोल्ट किया तो दबा दिया गया, दमन कर दिया गया उसका। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वुल्फ टोनी एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में, तो 1798 में जो वुल्फ टोनी और उसके यूनाइटेड आयरिश के लोगों ने रिवोल्ट किया, उसका असफल हो गया वो, तो आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और इस तरह से आयरलैंड भी जो है ज़बरदस्ती जो है यूनाइटेड नेशन का अंग बना दिया गया 1801 में। A new British nation was formed
थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो इस तरह से एक नया जो है नेशन स्टेट बना, लेकिन क्या था वो, फोर्सली इंग्लिश डोमिनेंस के आधार पर वहाँ के कल्चर। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जिसको कहा गया, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये वहाँ का नेशनल एंथम है। तो ये पूरा एक मतलब यूनाइटेड किंगडम का बना। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। और इस तरह से इंग्लिश राष्ट्र को बढ़ावा दिया गया, इंग्लिश भाषा को, और जो अदर नेशन थे वो केवल सबऑर्डिनेट पार्टनर के रूप में रह गए ऑफ दिस यूनियन, इस संगठन के। मेन मतलब संगठन में सबसे प्रभावी कौन रहा, ब्रिटेन। तो यहाँ पे कुछ अलग ढंग से यूनिफिकेशन हुआ या यूनाइटेड हुए, जबरदस्ती जिसको हम कह सकते हैं। तो ये आज की क्लास इतना ही है आपकी। तो अटेंडेंस आप भेज दिए हैं, देखिए 9th वाले भी इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार क्लास 9th, रुक जाओ बेटा, क्लास 10th अब लीव करें।